फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी जीडी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज। चलते हैं हम लोग अपनी अगली सीरीज की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया हमें एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है, एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार मैदान की भुजा क्या है? एक बात समझिए, एक तो आपको त्रिभुज दे दिया गया और एक दे दिया गया वर्ग, और कहा गया कि इन दोनों के जो क्षेत्रफल हैं वो बराबर है, और पूछा यह गया कि वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है। मींस आपसे जो स्क्वायर वाला फील्ड है उसकी भुजा पूछ दी गई, साइड पूछी गई है। एक तो कंडीशन यही है कि त्रिभुज दिया गया और उसकी तीनों भुजाएं दी गई, तो सीधा सीधा पहले तो जरूरी है कि इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत जरूरी, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी दे दी गई, एरिया ऑफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कंडीशन कुछ ऐसी दे दी गई। इसके बारे में हम जानते हैं, ये होता है क्या, ए स्क्वायर। लेकिन जब बात यहां त्रिभुज की जा रही है और दिया आपको कुछ गया नहीं, उस समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो ऐसी कंडीशन में एक चीज तो सबको ही पता है कि हीरोज फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके, जहां पे एस हमारा क्या है, सेमी पेरीमीटर। लेकिन एक बात समझिए कि बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आया, और जितने भी क्वेश्चन आए मैक्सिमम कंडीशन ऐसी रही कि ये जो नंबर्स दिए गए ये ट्रिपलेट्स थे। दैट मींस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना रहे थे। कुछ कंडीशन ऐसे समझिए आप कि सबसे बड़ी वाली साइड 146, एक इनमें 96 है और एक इनमें 110 है। अगर आप इन पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखें, मींस इन दोनों का स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर प्लस कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपस में बराबर होंगे। और पाइथागोरस थ्योरम अगर लग रही है तो हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई तो हम सभी लोग जानते ही हैं, फिर एरिया के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत है नहीं, फिर हमें किसी भी फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना, ना हीरोज के ना कोई और एक्स वाई जेड, हमें किसी फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना, सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो निकाल दो 1/2 बेस इंटू हाइट। कर सकते हैं इतना तो कर दीजिए। 2 से कटता हुआ दिख रहा है, कितने से, 48। ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 48 इंटू 110। ए इक्वल्स टू 48 इंटू 110। अब इसका पूरे का लेना है हमें वर्गमूल, और आसानी से तो होता हुआ दिख नहीं रहा, क्यों ना थोड़ी सी हेर फेर कर दें। कैसे, 16 इंटू 3 इंटू 110। अब ये तो हमें दिख रहा है कि इसका अंडर रूट तो आ नहीं रहा, लेकिन इसका आता हुआ दिख रहा है, a इक्वल्स टू 4√330। बस यही हमारी साइड हो जाएगी, और यही हमें ऑप्शन में भी दी गई है। जो ए वाला ऑप्शन है यही हमें दिया गया, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम लोग सीधा सीधा अपना आंसर निकाल लेंगे। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है, अभी तक एक में नहीं कई सीरीज में आ चुका है, और जितने में भी आया है वहां पे ट्रायंगल की जो साइड्स दी गई थी वो इस तरह से दी गई थी कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाए। फिर भी एक बार आप चेक जरूर कर लेना उसमें राइट एंगल ट्रायंगल को मानने से पहले। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आपको साइड इतनी बड़ी बड़ी दी गई तो दैट मीन्स एक बात को आप समझ लें कि 90% या 95% तक बिल्कुल कंफर्म होगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। और फिर इस कंडीशन को कैलकुलेट करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम लोग सीधा सीधा अपना आंसर निकाल लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। कहा गया एक आदमी ने 448 रुपए में 112 की दर से कुछ खिलौने खरीदे। उसकी जो बाइंग कंडीशन दी गई आपको,
112 खिलौने खरीदे, कितने में? 448 रुपए में। ये हमें गिवन है। फिर कहा गया उन्हें 81 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। तो जो उसने बेचने की कंडीशन रखी है वो रखी है 9 को 81 रुपए। एक तो कंडीशन वही, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो आंसर निकाल दो। लेकिन अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको बताया था एक में कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिलती है तो इस बात का ध्यान रहे कि चाहे आर्टिकल 1 बेचा जाए, चाहे 2, चाहे 10 और चाहे 10,000, अगर रेट वही रह रही है, मींस उनके सीपीएसपी की जो दरें हैं उनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज कभी भी चेंज नहीं होते। तो बेहतर कंडीशन है कि आप सीधा सीधा किसी फॉर्मूले को याद करें, उससे अच्छा है। यहां पर देखें 112 आर्टिकल या खिलौने 448 रुपए के खरीदे जा रहे हैं, तो एक खिलौना 4 रुपए का खरीदा जाएगा। 12 48 और 4 एकम 4, 9 खरीदे, 9 बेचे गए 81 रुपए में, तो एक खिलौना 9 रुपए में बेचा जाएगा। यहां से कोई दिक्कत? अब आपको सीपी पता है, एसपी पता है, और आपसे पूछा क्या गया, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देख लीजिए कितना लाभ हो रहा है, तो हमें दिख गया 5 का लाभ। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 5 का लाभ है कितने पर? 4 पर, इनटू 100, दैट मीन्स 125% का प्रॉफिट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप किसी फॉर्मूले को याद करें या कोई और चीज रटें, इससे बेहतर है कि आप आर्टिकल को, नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर कर दें। जरूरी नहीं कि आप एक पर ही कैलकुलेट करें। जैसे हमने एक पर इसलिए कर दिया क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज कम करनी थी, अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने उसे एक में बदला। अगर आपको जरूरत लग रही है तो आप इनकी संख्या को बढ़ा भी सकते हैं, कि मतलब ऊपर नीचे, नीचे 112 गुणा कर दो, ऊपर 9 का कर दो, दोनों तरफ से आर्टिकल बराबर हो गए। आपको करने हैं आर्टिकल बराबर, और आर्टिकल बराबर करते टाइम बस इतना दिमाग में रखना है कि आप अपनी कैलकुलेशन छोटी कैसे बना सकते हैं। तो आर्टिकल ऐसे बराबर करो, अगर एक बनाने से छोटी बन रही है तो एक से कर लो, और बढ़ाने से छोटी बन रही है तो बढ़ाकर कर लो। अब छोटी बनाने का मतलब ये भी नहीं होता कि आपको सर एक पे आएंगे तभी तो छोटी बनेगी, नहीं है। क्या कि मान लो सपोज ये एक बनाने पर फ्रैक्शनल वैल्यूज बन जाए, जैसे बन जाए 17/19 बन जाए यहां पर, और यहां पर बन जाए 22/27 या 22/29, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि एक करने पर ही छोटी कैलकुलेशन बने, आपको जहां से भी कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए। छोटी कैलकुलेशन से मतलब नंबर बड़ी भले ही हो जाए पर वो इजीली कैलकुलेट हो जाए, वो आपके टच में हो, इस तरह की कैलकुलेशन डिजाइन कर देते हैं। और ना आपको कोई फॉर्मूला रखना पड़ेगा ना कुछ, आप सीधा सीधा अपना आंसर निकाल देंगे। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया गया। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया गया 14-17। दो लोग हैं ए और बी, इसकी दी गई 14 और इसकी दी गई 17, और ये बात की जा रही है प्लस माइनस 0 पर। वर्तमान आयु की बात की गई, प्लस माइनस 0 मतलब ना तो हम पास्ट में जा रहे हैं ना ही फ्यूचर में, तो ये बात हो रही है प्रेजेंट की। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया गया 14-17। अब से 8 वर्ष बाद प्लस 8, उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा, 6:7 होगा। अब बात को यही समझिए, कहा क्या गया, वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है। प्रेजेंट एज जो है उसके बीच का अंतर पूछा गया, निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए अगर आप, कि हमें मालूम है जो हमारे ये दोनों रेशियो हैं, ये जो हमारे रेशियो दिए गए, इनके बीच में जो डिफरेंस है टोटल वो कितने का है, इस रेशियो में और इस रेशियो में ये डिफरेंस कितना है, 8 साल के बराबर है। ये बात हमें दी गई।
हम अपने बिहाफ पर चेक करते हैं, तो अपने बिहाफ पर हमें दिख रहा है कि इस रेशियो में जो डिफरेंस मिल रहा है हमें, वो डिफरेंस मिल रहा है हमें केवल और केवल यहां पर तो मिल रहा है कितने का, 2 का, और यहां पर मिल रहा है 10 का। तो ये दोनों डिफरेंस बराबर नहीं है, तो जरूरी है कि हम इन डिफरेंस को कर दें बराबर। किस प्रकार करेंगे? 6 और 7 में कितने का अंतर, 1 का। 14 और 17 में कितने का अंतर, 3 का। 3 का गुणा नीचे कर दीजिए, 1 का ऊपर वाले रेशियो में कर दीजिए, अपने आप डिफरेंस बराबर हो जाएगा। चेक करके देख लो, 1 का ऊपर करिए तो ऊपर बचा 14 17, और नीचे 3 का कर दीजिए 18 और 21। अब आप डिफरेंस चेक कर लीजिए, यहां पे और यहां पर ये डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 4 का, और यहां पर भी डिफरेंस कितना दिख रहा है, 4 का। ये डिफरेंस बराबर हो गया तो क्वेश्चन भी खत्म हो गया। 4 की वैल्यू आपको दी गई सीधी सीधी, अभी हमें दिया गया क्वेश्चन में ही 8 वर्ष। तो 1 की वैल्यू 2 वर्ष। अब पूछा क्या गया, जरा उस पर ध्यान दे लेते हैं। वर्तमान आयु के बीच में अंतर कितना है, वर्तमान आयु के बीच में अंतर कितना दिख रहा है, 3 का, तो 3 की वैल्यू 6 वर्ष, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स जो डी वाला आंसर है वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ये देखते हैं कि रेशियो में डिफरेंस बराबर नहीं है तो बराबर कर लेते हैं, और अगर बराबर है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा कैलकुलेशन करो। अगर बराबर होता, सपोज यहां 2 2 का होता, तो 2 की वैल्यू सीधी सीधी 8, लेकिन बराबर नहीं था डिफरेंस, इसलिए जरूरी है कि पहले डिफरेंस बराबर करो, फिर जो आपसे पूछा गया उसको सीधा सीधा कैलकुलेट कर दो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या दिया गया है तो समझिए, क्वेश्चन में हमें दिया गया कि कपड़े के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 841 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो जब आपसे पूछा गया कि प्रत्येक विकर्ण की लंबाई बताइए, और बात की गई कपड़े के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल है 841 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स आपको ए स्क्वायर की वैल्यू दे दी गई 841। यहां से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, 29, क्योंकि हम जानते हैं 841 29 का स्क्वायर है। ए की वैल्यू आपको मिल गई, पूछा ये गया इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो प्रत्येक विकर्ण की लंबाई आपको निकालनी, हमें किसकी लंबाई निकालनी है, और हम जानते हैं स्क्वायर जो होता है उसका विकर्ण कितना होता है, a√2, यही होता है। सीधा सीधा a√2 लगा दीजिए तो कितना हो गया, 29√2, यही हमारा आंसर बन जाएगा। और नहीं आपको याद रहता है a√2 तो खुद ही देख लो, ये रहा एक स्क्वायर, ये रहा एक विकर्ण, ये a है, ये निकालना है आपको, जो ये वाली डायगोनल जो दिया गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या बनता है, d स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बन गया 2a स्क्वायर। तो जैसे ही आप d को हटाएंगे 2a स्क्वायर, तो a बाहर आ जाएगा और √2 चला जाएगा अंदर। तो हमें पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, a√2, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन को, क्या दी गई है, ध्यान दीजिए। एक फल विक्रेता 68 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेव बेचता है और इस पर 15% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रति किलो किस कीमत पर बेचना चाहिए। 68 में बेचा तो हानि कितनी, 15%। मीन्स अगर किसी कीमत 100 रुपए है, अगर सीपी 100 रुपए, अगर हानि 10% हो तो एसपी कितना होता है, हम जानते हैं 90, सॉरी 15% की हानि दी गई, 10 की नहीं। तो अगर 15% की हानि होगी तो एसपी कितना हो जाएगा, 85।
कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं। फिर कहा गया 10% का लाभ कमाना है, आपको लाभ कमाना है 10% का, ये प्रॉफिट। तो अगर आपको लाभ कमाना है तो एसपी कितना हो जाएगा? 110 का हो जाएगा। अब दोनों में से ध्यान दो, तो हमें दिया गया किसकी वैल्यू? 15% हानि की। आपको 85 की वैल्यू दी गई, कितनी? 68। और आपसे पूछी किसकी गई? 10% लाभ कमाने के लिए 110 की पूछी गई। तो 68 डिवाइड बाई 85 इंटू 110। बस इसी को सॉल्व कर देना है, वही हमारा आंसर बन जाएगा। देख लेते हैं, 2 से कट रहा है और 2 से तो बाद में काट दें, यहां पे तो हमें सीधे सीधे यही कटते हुए दिख रहे हैं। आप 17 से काटो 5 और 5 से इसको काट दो तो 22 और 22 चौको 88। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला। तो सीधा सीधा इसमें कॉन्सेप्ट कुछ लगाने नहीं था, बेसिक बात जो दी गई थी बस उसको ही अप्लाई करना था और वही हमारा आंसर बन जाना था। 85 की वैल्यू 68 गिवन थी, 110 की निकाल लो, तो 68 डिवाइड बाई 85 इंटू 110। और ये दोनों हमें कटते हुए दिख रहे थे 17 से, 17 4 बार, 5 बार, 5 से 110 22 बार कट ही रहा था, और 22 चौक 88, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। कहा गया 7 वर्ष पहले अजय, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी, और 9 वर्ष पहले अजय की पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 38 वर्ष थी। अजय की वर्तमान आयु कितनी है? आपसे पूछा ये गया कि अजय की वर्तमान आयु कितनी है। तो मुझे नहीं लगता कि अजय की वर्तमान आयु निकालना कोई टफ काम है। कैसे? 7 वर्ष पहले, बात 7 वर्ष पहले की गई, -7, अजय, उसकी पत्नी और उनके बच्चे, अजय प्लस पत्नी प्लस बच्चा, औसत आयु 42 वर्ष है, तो टोटल 42 इंटू 3 126 वर्ष हो जाएगा या नहीं? 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे हमें सीधा सीधा पता चल गया कि ये बन गया 126। अब कंडीशन दूसरी पढ़ते हैं। और 9 वर्ष पहले, बात की गई 9 वर्ष पहले, अजय की पत्नी प्लस बच्चा, इनकी औसत आयु 38 वर्ष थी, तो 38 इंटू 2, ये इनका टोटल बन जाएगा या नहीं? भाई इन दोनों की जो औसत आयु है वो 38 वर्ष है, और हम जानते हैं एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सीधा सीधा 38 इंटू 2, इसी को निकाल दीजिए, तो कितना बन गया? 76। अब कंडीशन को फिर आगे बढ़ते हैं, क्या दी गई? अजय की वर्तमान आयु क्या है? आपसे पूछा गया कि अजय की वर्तमान आयु बताइए। एक बात ध्यान दीजिए, आपको पूरी कंडीशन में दिया गया कि 7 वर्ष, यहां पर अजय, वाइफ और चिल्ड्रन, ये चाइल्ड का हो, चिल्ड्रन तो है ही नहीं, एक ही बच्चा है, तो चाइल्ड, इनकी टोटल आयु है 126 साल। कब? 7 साल पहले। और 9 साल पहले वाइफ और बच्चा, इनकी जो टोटल आयु है वो है 76। तो अगर हम किसी तरह से ये जान लें कि वाइफ और बच्चा 7 साल पहले टोटल कितने थे, तो फिर बड़े आराम से अमित के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि अगर 7 साल पहले आपको वाइफ और बच्चा का टोटल पता चल जाएगा तो वो तीनों के टोटल से माइनस कर देंगे और वही अमित की एज बन जाएगी। तो ध्यान दीजिए, ये बात है 7 साल पहले की, और ये है 9 साल पहले की, मतलब 7 से भी 2 साल और पहले चले गए।
तो केवल 2 साल वहां से फ्यूचर में आइए। तो जैसे ही आप 2 साल फ्यूचर में आएंगे तो उस समय वाइफ और बच्चा 76 प्लस, जब 2 साल फ्यूचर में आए तो वाइफ भी 2 साल बढ़ी और बच्चा भी 2 साल बढ़ा, तो टोटल 80 ईयर्स हो गया। अब 7 साल पहले अमित की आयु कितनी निकलेगी? 126 माइनस 80, दैट मीन्स 46। हमें पता चल गया कि 7 साल पहले अमित 46 साल का था और क्वेश्चन भी तो यही खत्म हो गया। पूछा यह गया कि अजय की वर्तमान आयु, अमित नहीं था अजय था, अब वो अजय हो चाहे अमित हो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, क्वेश्चन सेम रहेगा। पूछा यह गया अजय की वर्तमान आयु है, ये 7 साल पहले अजय की आयु है, तो वर्तमान में अजय कितने के हो गए? प्लस माइनस 0 में अजय कितने के हो जाएंगे? 46 प्लस 7, दैट मीन्स 53 ईयर्स। और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, हमें सीधा सीधा पता चल गया कि अजय हैं वर्तमान समय में 53 साल के। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन को। दिया गया ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और काम अगले 3 दिनों में पूरा हो गया। सी अकेले पूरे काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो एक बात समझिए आप लोग कि आपसे पूछा ही गया कि जो सी है वो पूरा काम करने में कितना समय लेगा। जो कुछ आपको दिया गया है शुरू करते हैं उसी से, अपने आप कंडीशन बनती चले जाएंगी और आंसर निकलते जाएंगे। कैसे? ए प्लस बी ये कर सकते हैं 18 दिनों में। अरे ए प्लस बी क्या, केवल ए और बी हैं अलग अलग। ए कर सकता है 18 दिनों में और बी कर सकता है 10 दिनों में। कहा गया दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया। तो पहले इन लोगों से 5 दिन तक काम करवाइए, इन दोनों का एलसीएम 90 कर दो। एक दिन की बात करें, ये कितनी बना देंगे? 5, ये 9, और दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बना देंगे? 14। इन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, 5 दिन करवाइए। जब एक दिन में 4 और 14 बना रहे हैं तो 5 दिन में 14 into 5, दैट मीन्स 70। हमें पता चल गया कि 5 दिन में ये 70 यूनिट काम कर सकते हैं। टोटल 90 यूनिट था, तो बचा हुआ काम कितना है? रिमेनिंग जो वर्क है 90 माइनस 70, दैट मीन्स 20। जो बचा हुआ काम है वो है 20 यूनिट। अब कंडीशन समझो, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया। अब बी हटाया गया और सी को इन्वॉल्व कर दिया गया, काम अगले 3 दिनों में पूरा हो गया। क्वेश्चन को यहीं पर समझने की बात है। बी को हटाया गया और सी को लगाया गया। क्या पूरी कंडीशन में कहीं पर भी ए को हटाया गया है? तो ए को हटाया नहीं गया। दैट मीन्स ये जो 3 दिनों में काम किया है ये किसने किया? ए और सी ने। क्यों? क्योंकि कहा तो क्या, उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया। दैट मीन्स ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे थे। जिसके बाद बी को सी से बदला गया, तो ए तो कंटिन्यू चला आ रहा है, अब केवल बी हटा और उसकी जगह सी आ गया। तो ए कंटिन्यू है और बी के जाते ही उसमें सी जुड़ गया, और बस यहीं से क्वेश्चन भी एंड हो गया। कैसे? अब बात होने लगी ए प्लस सी की। इन्होंने 3 दिन में 20 यूनिट काम खत्म कर दिया है, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 20/3 यूनिट काम करेंगे या नहीं?
बिल्कुल करेंगे। और पूछा ये गया सी अकेले पूरे काम को करने में कितना समय लेगा। हमें पता है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। बी और ए और सी मिलकर 20/3 यूनिट काम करते हैं। तो सी अकेला एक दिन में 20/3 -5 इतना काम करेगा। दैट मीन्स 5/3 यूनिट काम करेगा। अब पूछा ये गया कि पूरा काम कितने समय में करेगा। आपको सी की इफिशियंसी पता चल चुकी है, टोटल वर्क आपको मालूम ही है, तो टोटल टाइम भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहीं पे कर देते हैं, ये इस जगह से आगे लाके यहां पर कर देते हैं। टोटल काम 90 डिवाइड बाई 5 और इंटू 3 काट दीजिए 54 डेज, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमसे पूछा भी यही गया था कि सी अकेले पूरे काम को करने में कितना समय लेगा। तो सी अकेला पूरे काम को करने में कितना समय लेगा? 54 दिन। दैट मीन्स ए वाला हम लोगों का आंसर बन जाएगा। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।